एक मार्मिक उपन्यास। असलियत खुल गई। भाग एक। नए शहर में किसी के बारे में वास्तव में जानना उतना आसान नहीं है जितना हम आमतौर पर मानते हैं। हम लगभग हर दिन एक व्यक्ति से मिलते रहे होंगे, शायद उसके साथ घंटों समय भी बिताया होगा, लेकिन इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि हम उस व्यक्ति के बारे में जान पाए। किसी भी इंसान के मन के अंदर के विचारों को जानने के लिए शायद कभी कभी पूरा जीवन भी कम पड़ता है। मुझे वास्तव में ये समझना बहुत मुश्किल लगता है कि मानव मन में क्या चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं अपने मन को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे मन के बारे में दूसरे भी यही कह सकते हैं। हम कितनी आसानी से दूसरों के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम कुछ ऐसे लोगों पर अधिकार कर लेते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और हम उनके चरित्र, आदतों, शौक, परिवार और दोस्तों के ज्ञान के बारे में शेखी बगाड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो कुछ भी हम उन लोगों के बारे में जानते हैं वो बस वही है जो वो हमको दिखाते हैं, और जिसको दिखाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। एक दिन अचानक उस व्यक्ति का एक अनजान पहलू हमारे सामने आ जाता है और हम दंग रह जाते हैं। तब केवल एक ही प्रश्न होता है, क्या मैं वास्तव में उस व्यक्ति को जानता हूँ? आप जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। इसमें कहानी जैसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने इसे एक पारंपरिक कथा के रूप में एक शुरुआत, मध्य और अंत के साथ पेश करने की कोशिश की है। हालांकि आपको इस कहानी में वे चीज़ें नहीं मिलेंगी जिन्हें आप अपनी पसंद की कहानियों में पढ़ने के आदी हैं। आप शर्त लगा सकते हैं कि मैं अप्रत्याशित हूँ और आप शायद अंत तक मेरे मन की बात नहीं जान पाएंगे। इस कहानी में विषयांतर जानबूझकर किए गए हैं, विशेष रूप से विषय को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेरी सनक और साहित्यिक खुजली को दूर करने के लिए। आप हंस रहे हो, है ना? हाँ, मैंने कहा साहित्यिक खुजली। मैं कहानियों की सृजना करने से दूर नहीं रह सकता। यदि मैं किसी विषय के बारे में नहीं सोच सकता तो आप शर्त लगा सकते हैं कि मेरे लेखक के दिमाग में कल्पना करने की शक्ति में आई हुई रुकावट भी मेरी कहानी का विषय बन जाएगी। या आप यूँ कह सकते हैं कि जब मैं कुछ भी नया सोचने में असमर्थ हो जाता हूँ तो मैं उस असमर्थता को ही विषय बनाकर कोई न कोई कहानी जरूर लिख दूंगा। तो लीजिए अब शुरू करते हैं। मैंने जितना हो सके उतना ईमानदार होने की कोशिश की है, लेकिन कल्पना करना एक चालाक कला है, और एक लेखक मुख्य कहानी में कल्पना से प्रासंगिक या अप्रासंगिक कुछ चीज़ों को जोड़ने से खुद को नहीं रोक सकता है। तो लीजिए अब शुरू करते हैं मेरे दिमाग की एक नई उपज, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये कोई कहानी नहीं है, पर मैंने शुरुआत, मध्य और अंत इन 3 भागों में विभाजित करके इसको कहानी का रूप दे ही दिया है। मैं करीब 4 महीने पहले उस शहर में रहने आया था। मेरे लिए सब कुछ अजीब था, क्योंकि मैं एक छोटी जगह से एक बहुत ही साधारण परिवार से वहाँ आया था। उस शहर में मेरे लिए सब कुछ जैसे अजीब अजीब जैसा ही था, और मुझे खुद को उस माहौल में ढालना था। चूँकि मैं उस शहर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने यह सोचकर सुबह की सैर पर जाना शुरू कर दिया कि मैं सड़कों और जगहों को पहचान पाऊंगा, साथ ही कुछ लोगों से परिचित हो पाऊंगा। स्वाभाविक है, मैं अपने पास पड़ोस में रहने वाले लोगों और जगहों को जानना पहचानना चाहता था, और इसके लिए जितना हो सके घर से बाहर निकलना जरूरी था। 3 महीने तक मैंने अपनी सुबह सुबह सैर पर जाने की दिनचर्या जारी रखी, और रास्ते में कई लोगों से मिलने लगा, लेकिन उन लोगों को देखकर मैं केवल सिर हिला दिया करता था या मुस्कुरा दिया करता था। लेकिन उन 3 महीनों के समय में भी मैं वास्तव में किसी से मिल नहीं पाया था जिससे मैं जान पहचान बनाकर मित्रता कर सकता। मैंने सुबह सुबह सैर पर आने वाले कुछ लोगों के चेहरों को पहचानना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे और कहाँ रहते थे। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों को सुबह सुबह मेरे ही रास्ते में सैर करते हुए जरूर देख लेता था, और अगर वो अभिवादन करते थे तो मैं भी मुस्कुरा देता था या अभिवादन का जवाब हाथ हिलाकर दे देता था।
अगर वह सब कुछ मेरे अपने छोटे से शहर में हो रहा होता तो मेरी सुबह की सैर से पहले ही दिन ही कई लोगों से मेरी आसानी से दोस्ती हो जाती। लेकिन यहाँ बात अलग थी। वो मेरा अपना छोटा सा शहर था और लोग भी ज़्यादातर पहचाने हुए थे और हर तरफ हर चीज़ मुझे अपनी लगती थी। ये नया शहर उतना सौहार्दपूर्ण और स्वागत करने वाला नहीं लग रहा था जितना मैंने उम्मीद की थी। लोग मिलनसार थे और आपके पास से गुजरते हुए मुस्कुराते थे, लेकिन उनमें से कोई भी आपसे बात करने की पहल नहीं करता था। इसी तरह उस इलाके में रहते हुए लेकिन पड़ोस में किसी को वास्तव में जाने बिना कई सप्ताह बीत गए। करीब 5 महीनों के बाद भी मैं अकेला का अकेला ही था, या यूं कहूं कि बिल्कुल अकेला उस नए शहर में। एक सुबह मैं अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए निकला ही था कि मेरे गेट पर एक कुत्ते के साथ उस देश की एक गोरी महिला मुझसे मिली और बोली, हेलो, क्या आप इस शहर में नए हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैडम, मैं यहाँ 5 महीने पहले आया था। मैं भारत से आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि मैं यहाँ नया हूँ, बिल्कुल अकेला भी हूँ। मैं अपने घर का गेट बंद करके सड़क पर सैर के लिए चलने लगा तो वो मेरे साथ साथ चलने लगी। उसका कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। मैंने फिर कहा, मैं सड़कों, गलियों और जगहों से परिचित होने के लिए सुबह की सैर पर जाता हूँ। मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। ओह सॉरी, मेरा नाम रमन है, ये मेरा घर है नंबर 8। मेरे घर में आपका स्वागत है। बेशक, मुझे अच्छा लगेगा आपके घर आकर। जब भी समय मिला मैं ज़रूर आऊँगी। मैं सबरीना हूँ। मेरा घर इस जगह से करीब 4 किलोमीटर दूर एक गांव में है। यदि आप कभी उस गांव में आए तो कृपया मुझसे मिलें। उसने औपचारिक तरीके से कहा। मैं वापस अपने घर चला गया। घर आने के बाद मैं कुछ देर उस लड़की सबरीना के बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा, क्योंकि कॉलेज का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। उस पार्टी में मैं उस शहर में अपना शोध करने गया था। उस दिन उस कुत्ते के साथ सैर पर आई उस लड़की सबरीना से पहली मुलाकात के बाद मैं उससे फिर कभी नहीं मिला। कई हफ्ते बीत गए और मैं अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त रहा। मैं सबरीना नाम की उस महिला को लगभग भूल ही गया था, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं अपनी पढ़ाई या अपने अनुसंधान पर ही काम करता रहता था। एक सुबह मुझे विश्वविद्यालय के कुलपति का निमंत्रण मिला। मैं रोमांचित था, क्योंकि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। मैंने पहनने के लिए एक बहुत ही आकर्षक भूरे रंग का सूट चुना। उस शाम को मैं तैयार हो गया और ठीक समय पर पार्टी स्थल पर पहुंच गया। हॉल में प्रवेश करने के बाद मैं किसी ज्ञात व्यक्ति की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कोई परिचित नहीं मिला। पार्टी में उपस्थित सभी मेहमान मेरे लिए अजनबी थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई पहचाना चेहरा नहीं दिखा। पार्टी का आयोजन विदेशी छात्रों के लिए किया गया था। कोई जाना पहचाना चेहरा न पाकर मैं पास खड़े एक प्रोफेसर से बात करने लगा। अचानक एक महिला मेरे पास आई और उसने प्रोफेसर से कहा, एक्सक्यूज़ मी। मैं उसे पहचानने के लिए दिमाग चलाने लगा। मुझे यकीन था कि वो मुझे जानती थी, लेकिन मेरे लिए ये कहना मुश्किल था कि मैं उससे कहाँ मिला था। 1 मिनट बाद भी मैं उस महिला को पहचान नहीं पाया। वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? हम कुछ महीने पहले सुबह की सैर पर मिले थे। ओह हाँ हाँ, याद आ गया। मुझे अफसोस है, मैं सच में भूल गया था। मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन उस दिन के बाद मैं आपसे फिर कभी नहीं मिला। मुझे याद आया कि मैंने सुबह की सैर पर जाना जारी रखा था, लेकिन उस महिला से फिर कभी नहीं मिला था। हाँ, मैं शहर से बाहर गई थी। मैं एक शांति आंदोलन में व्यस्त रही हूँ। मैं उस संबंध में जर्मनी गई थी। मुझे भारतीय दर्शन पसंद है। मुझे सब कुछ पुरानी भारतीय किताबों में मिलता है। मुझे योग पसंद है। ये मेरे शरीर को फिट और फाइन रखता है। महावीर, बुद्ध और गांधी और कई अन्य महान शख्सियतों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मुझे लगता है कि भारत और पड़ोसी देशों में मन और आत्मा की शांति के लिए सब कुछ है। मैं कुछ महीनों में भारत, नेपाल, भूटान और चीन का दौरा करने जा रही हूँ। आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और आप अहिंसा में विश्वास करते हैं। काश हमारे लोग भी
उस दर्शन का अनुसरण कर पाते। एक गोरी महिला से यह सुनकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। मैं यहाँ पश्चिमी संस्कृति पर अपना शोध कर रहा हूँ, मैंने उससे कहा। ओह, मैं समझी, वो अद्भुत है। मुझे यकीन है कि भविष्य में भी हमारी लंबी बातचीत होगी, उस महिला ने कहा। मेरे सहपाठी ने हॉल में प्रवेश किया और मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। मैंने उस सबरीना नाम की कुत्ते वाली महिला से विदा ली और अपने दोस्त के पास चला गया। उस कुत्ते वाली महिला के साथ मेरी दूसरी मुलाकात के बाद मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। मैंने पाया कि ऐसी पार्टियों में लोगों के साथ घुलना मिलना आसान था। किसी को केवल विषय के संकेत की आवश्यकता थी। पार्टी के बाद जब हम हॉल से निकल रहे थे, वो कुत्ते वाली महिला एक बार फिर मेरे पास आई और उसने कहा, ये मेरा कार्ड है जिस पर मेरा फ़ोन नंबर है। जब भी आपको लगे कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। इसे आगे की अगले वीडियो में तुरंत ही। सबरीना के साथ 3। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया। मेरा घर तो उस दिन उसने सुबह की सैर पर जाते समय पहले ही देख लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा और उसके दिए गए कार्ड को अपनी जेब में रख लिया। लगभग 1 हफ्ते के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, मैं अपने पुराने कॉलेज में एक पार्टी में शामिल होने जा रही हूँ। क्या मेरे साथ शामिल होना पसंद आएगा आपको? मैं आकर आपको आपके घर से ले लूँगी। मैं थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर कहा, मुझे अच्छा लगेगा। उसने मुझे मेरे घर से उठाया और हम अपने शहर से लगभग आधे घंटे की ड्राइव पर एक दूसरे शहर में गए। मैंने पाया कि पार्टी में उनके सभी दोस्त गांधी, महावीर, बुद्ध के बारे में बातें कर रहे थे। वे अहिंसा के दर्शन का पालन करने वाले दृढ़ शांतिवादी प्रतीत होते थे, जो भारत की संस्कृति और दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कुत्ते वाली मुझे उस पार्टी में लेकर गई। उस सबरीना नाम की महिला ने कहा, अहिंसा से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, हाँ, ये वास्तव में अच्छी अवधारणा है, लेकिन सभी लोग ईमानदारी से इस पर विश्वास नहीं करते। इस बीच उनकी कुछ सहेलियां हमारे आसपास जमा हो गई और उन्होंने वहाँ भारतीय संस्कृति और दर्शन में रुचि दिखाई। चर्चा अहिंसा से शुरू हुई और खाने पीने की आदतों के विषय तक पहुँच गई। वे बहुत दयालु लोग थे, साथ ही प्राणियों और जानवरों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने चर्चा की कि दलित और दबे कुचले वर्ग के लोगों की मदद करना उनकी जिम्मेदारी थी। मैं हीन महसूस करने लगा क्योंकि वो गोरे लोग हमारे तथाकथित हिंदू धर्म अहिंसक लोगों की तुलना में अधिक दयालु लग रहे थे। अचानक एक महिला ने तर्क दिया, हाँ, अहिंसा अच्छी है, लेकिन विकासशील देश इतने गरीब हैं कि लोग मांस खाने को मजबूर हैं, अन्यथा वे भूखे मर जाएंगे। उनका तर्क सुनकर मैं सचमुच चौंक गया, हालांकि मैं चुप रहा। मैंने महसूस किया कि चर्चा का नियंत्रण उनके हाथ में था। मैं तो बस एक मूक दर्शक था। इस तरह की मुलाकात के दौरान मैंने महसूस किया कि यूरोप में भारत के बारे में बात करना एक फैशन था। हाल के महीनों में मैंने 10 से अधिक पार्टियों में भाग लिया था और भारतीय अनिवार्य रूप से उन गोरे लोगों की चर्चा का एक विषय होते थे। भारत और भारत के दर्शन पर चर्चा करना जैसे उस यूरोपीय देश के लोगों का फैशन ही बन गया था। उस दिन इस पार्टी में वहाँ स्थायी रूप से बस चुके कुछ भारतीय परिवारों के भी बच्चे थे। वे ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्हें भारत पर बोलने के लिए अधिकृत किया गया हो। हालांकि मैंने निष्कर्ष निकाला कि वो बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेताओं और भारत के प्रसिद्ध स्थानों के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। चूँकि मैं सबरीना के अतिथि के रूप में उस पार्टी में गया था, इसलिए उनके द्वारा चर्चा किए गए प्रत्येक विषय पर मेरी राय देना उचित नहीं था। सबरीना काफ़ी संरक्षण देने वाली थी और उसने मुझे उन सवालों से बचा लिया जो लोग मुझसे वहाँ पूछ रहे थे या पूछने वाले थे। अचानक एक श्रीमती मार्टिन वहाँ आई और रात के खाने की घोषणा की। वो मुस्कुराई और कहा, बातचीत जारी रखते हुए आप रात के खाने का आनंद ले सकते हैं।
वो उस पार्टी की मेज़बान थी, वास्तव में एक बहुत अच्छी मेज़बान जो हर मेहमान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसने मुझे शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताया और ये बताया कि उन्हें कहाँ रखा गया था। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई कि उस रात के डिनर में कई शाकाहारी व्यंजन थे। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। पार्टी के दौरान और बाद में मैंने देखा कि कई गोरी महिलाएं शाकाहारी खाना पसंद कर रही थी और मज़े ले लेकर खा रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वे शाकाहारी होने का नाटक कर रही थी या नहीं। मुझे ये सोचकर बड़ा मज़ा आया कि शायद वे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वे शाकाहारी थी, लेकिन शाकाहारी खाना खाते समय शायद साथ ही मन में मुझे कोस रही थी। अचानक सबरीना ने तेज आवाज़ में कहा, मैं शाकाहारी खाना खाती हूँ। हम सब ने अपनी अपनी थाली अलग अलग व्यंजनों से भर ली और अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। उन्होंने शांति आंदोलन, पशु संरक्षण, आतंकवाद, मुस्लिम और धार्मिक प्रथाओं आदि के बारे में बात की। वास्तव में उन्होंने कोई लोकप्रिय विषय नहीं छोड़ा। खाना खाते 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 उन्होंने शायद कोई भी ऐसा विषय नहीं छोड़ा था जिसका कोई न कोई संबंध भारत से ना हो। उस शाम पार्टी के दौरान मुझे एहसास हुआ कि सबरीना के विचार स्पष्ट रूप से वहाँ मौजूद अन्य लोगों से काफ़ी अलग थे। मैंने निष्कर्ष निकाला कि वो उच्च शिक्षित थी। जाहिर तौर पर सबरीना का झुकाव भारत और भारतीय दर्शन की ओर था। आधी रात के कुछ मिनट बाद मेहमान एक दो में जाने लगे। मैंने मेज़बान और उसके परिवार को धन्यवाद दिया और सबरीना के साथ निकल गया। सबरीना काफ़ी अच्छे मूड में लग रही थी। कार चलाते समय वो एक हिंदी गाना गुनगुना रही थी। मैं उसके बारे में सोच रहा था। उसके साथ मेरे अनुभव ने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही ईमानदार महिला थी जो बहुत ही शुद्ध हृदय और बेदाग चरित्र की थी। सबरीना दुबली और लंबी थी। उसके व्यक्तित्व पर विनम्रता का एक पतला पर्दा था। उसकी चाल से आत्मविश्वास झलकता था। हर दृष्टि से उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। उसकी बातों में उत्साह था, चिंता के साथ मिश्रित। मैं सबरीना से बहुत प्रभावित था। लगभग 2 सप्ताह के बाद एक सुबह मैं अपनी सुबह की सैर के दौरान सबरीना से एक बार फिर से मिला। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हम एक पार्क में रुके और करीब आधे घंटे तक बातें की। उसने मुझे अपनी गतिविधियों और अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। अचानक उसने मुझसे कहा, मैं एक बार फिर विदेश जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं इस बार? मैंने उत्सुकता को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, एशियाई कैदियों के लिए एक रैली है। उन्हें जेल में मांसाहारी भोजन दिया जाता है। वे उस भोजन को नहीं खाना चाहते, तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए। अधिकारियों को इतनी आसानी से कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम उन्हें अज्ञानी या जिद्दी कह सकते हैं। इसलिए हमने अधिकारियों की आंखें खोलने और जेल के उन कैदियों को शाकाहारी खाना पाने का उनका अधिकार दिलवाने के लिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं। मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मैंने आगे कहा, आप दुनिया के दबे और शोषित लोगों के बारे में और जानवरों के अस्तित्व के बारे में बहुत सोचती हैं। ये वाकई अद्भुत है। जेल में बंद एशियाई कैदियों के प्रति आपकी चिंता से मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं समझ सकता था कि सबरीना को गर्व महसूस हो रहा था। मैं उसकी आंखों में पढ़ सकता था। हालांकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि सबरीना के सामने मेरे मुंह से कुछ अवांछित कैसे निकल गया। उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उनसे सहानुभूति है, लेकिन कुछ हद तक मैं दोषी महसूस करती हूँ। मैं इसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे स्वभाव में है। मुझे सबरीना से बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गोरी औरत जानवरों को और इंसानों से इतना प्रेम कर सकती थी। मैं 15 दिनों के बाद जा रही हूँ, सबरीना ने जाने से ठीक पहले कहा। मुझे उसके बारे में और जानकारी हुई। वो वास्तव में मेरे विचारों को प्रभावित कर रही थी। उस मुलाकात के बाद हम और भी कई मौक़ों पर मिले। हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। मैं उसके घर उसके साथ गया और वह भी मुझसे मिलने कई बार मेरे घर भी आई। हमने साथ में कई लंच और डिनर किए।
मैंने देखा था कि सबरीना अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो ज़्यादातर रैलियों, प्रदर्शनों, जेल अधिकारियों, नस्ल संबंधों, दर्शन आदि के बारे में बात करती थी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अक्सर सबरीना के सामने खुद को बोलने की कमी महसूस करता था। हालांकि मैंने कोशिश की, मैंने पाया कि मैं वो नहीं कर सका जो मैं वास्तव में कहना चाहता था। मैं भी उच्च शिक्षित था, लेकिन कुछ कमी थी। मैंने ज़्यादातर ये सोचकर खुद को सांत्वना दी कि शायद मैं उस देश के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। इससे आगे की कहानी तुरंत अगले वीडियो में। निमंत्रण 5। एक सुबह जब वह मुझसे मिली तो मैंने उससे कुछ खाना बनाने की विधियों की किताबों के बारे में पूछा। मैं उसकी राय जानना चाहता था। सबरीना ने तुरंत मुझसे कहा, इस मंगलवार को मेरे घर आओ। मैं ज़्यादातर मंगलवार को अपना बेकिंग का काम करती हूँ, केक, बिस्किट, डोनट्स इत्यादि बेक करती हूँ। आप वहाँ यह देखने के लिए होंगे कि मैं बेकिंग कैसे करती हूँ। मैं केक, पेस्ट्री, कुकीज़, पाई आदि बनाकर लगभग पूरा दिन ही बिता देती हूँ। मुझे यकीन है कि आपको कुछ अच्छी विधियाँ मिल जाएंगी। मेरी केक और पेस्ट्री और अन्य बेक की गई चीज़ों की लोग बहुत तारीफ करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको भी स्वादिष्ट लगेंगी। मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हो गया। मैंने तुरंत उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 2 दिनों के बाद सबरीना ने मुझे फ़ोन किया और कहा, मेरी एक दोस्त वहाँ आ रही है। उसका नाम फ्रीडा है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। अगर आप उसे अपनी कार में लिफ्ट दे सकते हैं तो वह आराम से आपको लेकर मेरे नए घर तक आ सकेगी। उसके पास अपनी कार नहीं है। क्यों नहीं, बेशक। मुझे उसे अपने साथ लाने में खुशी होगी। ये कोई समस्या नहीं है। बस मुझे अपनी दोस्त का पता दे दो, मैंने कहा। उसने मुझे अपनी दोस्त का पता दिया और मैंने उसे अपनी डायरी में लिख लिया। मंगलवार को फ्रीडा से मिलने उसके घर गया। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं सबरीना का दोस्त हूँ। उसने मुझे आपको और आपके बच्चों को लेने के लिए यहाँ भेजा है। मैं आपको उसके घर ले चलूँगा। वो थोड़ी परेशान लग रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर उसने कहा, मैंने सबरीना से कहा था कि मैं टैक्सी ले लूँगी। उसने आपको परेशानी क्यों दी? उसने मुझे ड्राइंग रूम में रुकने को कहा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर बगल के कमरे में गायब हो गई। मैं उस कमरे का सामान देखने लगा। काफ़ी ठीक से सजाया गया था वो कमरा। अचानक मैंने फ्रीडा की आवाज़ सुनी। वो उस कमरे में किसी से बात कर रही थी। ये सबरीना हमेशा महान बनने की कोशिश करती रहती है। वो घमंडी और आडंबरी है। मुझे नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति ने दूसरी तरफ से फ़ोन पर क्या कहा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गया और मेरा मोह भंग हो गया था। लेकिन फिर भी मैं फ्रीडा को साथ ले गया और लगभग आधे घंटे के बाद हम सबरीना के घर पहुंच गए। सबरीना अपने घर के गेट पर थी। उसने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। वो हमें ड्राइंग रूम में ले गई। शायद ही हम बैठे थे जब उसने बाहर कुछ देखा। सबरीना उछल पड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। हम उसके लौटने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई। मैं बेचैन हो गया। मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि सबरीना क्या कर रही थी। मैंने उसके बगीचे में कदम रखा। जब मैंने पाया कि सबरीना अपने बगीचे में एक घनी झाड़ी में फंसी एक छोटी चिड़िया को बचाने की कोशिश कर रही थी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। छोटी चिड़िया पर शायद बिल्ली ने हमला किया था और उसका पीछा किया था। चिड़िया दर्द से करा रही थी। उसने अपनी चोंच खोली और बंद की, मानो सबरीना को अपनी पीड़ा के बारे में बताने की कोशिश कर रही हो। सबरीना ने चिड़िया को धीरे से जमीन पर रख दिया। पक्षी ने इधर उधर कूदने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गया। मैंने अनुमान लगाया कि वो घायल हो गया था। सबरीना ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि एक छोटे कटोरे में थोड़ा दूध लाओ। वो नन्ही चिड़िया की देखभाल करने लगी। चिड़िया उसकी हथेली पर थी और वो उसे बहुत धीरे से सहला रही थी। उसने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और पक्षी के लिए एक छोटा सा मुलायम बिस्तर बनाया। नन्ही चिड़िया को नहीं पता था कि एक बहुत ही कोमल औरत उसकी देखभाल कर रही थी। सबरीना की बेटी स्टील के एक छोटे से कटोरे में थोड़ा दूध ले आई। सबरीना ने चम्मच में थोड़ा दूध लिया और अपने बाएं हाथ से
पक्षी की चोंच खोली। उसने दूध की कुछ बूंदें पक्षी के मुंह में टपका दी। अचानक नन्ही चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाने लगी, मानो उसमें जादुई रूप से नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। ये देखकर मैं वाकई हैरान रह गया। मेरे मन में उसके प्राणियों के प्रति स्नेह को देखकर सबरीना के लिए बहुत प्रशंसा थी। उन्होंने इस पश्चिमी देश में बुद्ध और महावीर के सद्गुणों को जीवित रखा था। मुझे अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए। सबरीना मेरी और मुड़ी और माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, हम आज बेकिंग नहीं कर पाएंगे। मुझे इस नन्ही चिड़िया का इलाज करना होगा। अगर मैं इसका इलाज नहीं कर पाई तो उसे फिर से उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं बना पाई तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी। मुझे सबरीना की आवाज़ में अपराध बोध और पछतावा महसूस हो रहा था। फ्रीडा ने बीच में कहा, सब ठीक है सबरीना, कृपया वही करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं रास्ते में अपने बच्चों के लिए मछली और आलू के चिप्स खरीद लूँगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम सच में अद्भुत हो। एक नन्ही चिड़िया के लिए इतना कौन करता है। जब हम सबरीना के घर से दूर जा रहे थे, हमने देखा कि भाग्यशाली पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा था। अचानक उसने प्रयास किया और उड़ गया। वह आकाश में गायब हो गया। मैं फ्रीडा और उसके बच्चों को उसके घर ले गया। रास्ते में हम एक मछली और चिप्स की दुकान पर रुके। फ्रीडा ने अपने बच्चों के लिए मछली और चिप्स खरीदे। उसने मुझे पेशकश की, लेकिन मैंने कहा नहीं धन्यवाद, मैं शाकाहारी हूँ। जब मैं घर वापस आया तो बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा था। सबरीना की दयालुता के उस कार्य ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अगली सुबह उसने मुझे फ़ोन किया, आई एम सॉरी माई डियर, अब मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कुछ बकरियों को पालने के लिए लाई हूँ। हमें तो रोज़ ताज़ा दूध मिलता है। बकरियों में से एक बच्चे को जन्म देने वाली है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि यह बिल्ली बकरी ना हो। आपका क्या मतलब है? मैं वास्तव में नहीं समझा था। मैं उलझन में था। उसने कहा, बकरी हमें दूध देती है, लेकिन बिल्ली बकरी। बाद में मुझे पता चला कि बिल्ली बकरी से उसका मतलब नर बकरी या बकरे से था। उस दिन उसने एशियाई देशों की में गरीबी के बारे में बात की। अगले हफ्ते वो मुझसे मिलने आई। उस दिन उसने कहा, हमें भारतीय गांव में लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें मधुमक्खी पालन सिखाया जाना चाहिए। उन्हें कई अन्य कौशल सिखाए जा सकते हैं। मैंने उसके विचारों की प्रशंसा की। वो अपने से इतने दूर के गरीब लोगों के लिए बहुत चिंतित थी। मैं मूक दर्शक बनकर उसकी बात सुनता रहा। उसने मुझे बताया कि उसके दिमाग में कई प्रोजेक्ट थे। उस दिन हमने साथ में लंच किया। दोपहर के भोजन के बाद मुझे अपने विश्वविद्यालय में किसी से मिलना था। सबरीना अपने घर वापस चली गई। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मैंने वंचित लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया था। मैंने कभी जानवरों की परवाह नहीं की थी। मैंने हीन भावना विकसित करना शुरू कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे देश भारत में लोगों के दिमाग में इन अच्छे गोरे लोगों के बारे में कितनी बुरी धारणाएं थी, जबकि जो कुछ मैंने देखा या सुना था उससे मुझे यकीन हो गया था कि वो बहुत ही दयालु और जानवरों तक की मदद करने वाले लोग थे। इससे आगे कहानी तुरंत अगले वीडियो में। असलियत खुल गई। अंतिम भाग इस उपन्यास का। अगले रविवार मैंने घर पर रहने का फैसला किया। मैंने दोपहर का भोजन पकाया, एक भव्य दोपहर का भोजन। मैंने पनीर को मटर और तरी रोटियों, आलू मसाला, चावल के हलवे और आलू के चॉप्स के साथ पकाया। मैंने सबरीना के घर कुछ खाना ले जाने की सोची। मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चूँकि खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं इसे सबरीना के साथ साझा करना चाहता था। मैंने एक लंच बॉक्स पैक किया और उसे अपनी कार की अगली सीट पर रख दिया। मैं उसके गांव चला गया। करीब 20 मिनट के बाद मैंने कार उसके गेट के सामने रोक दी। मैं लंच बॉक्स लेकर उसके घर की ओर चल दिया। अचानक मुझे उसके घर से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक सबरीना दिखाई दी। मैं उसे देखकर दंग रह गया। उसके हाथ में खून से लथपथ लंबा चाकू था। जब उसने मुझे देखा तो वह शर्मिंदा हो गई, जैसे कि वो एक ऐसे कृत्य में
रंगे हाथों पकड़ी गई हो, जिसे वह दूसरों से छिपाना चाहती थी। मेरी नज़र उसके पीछे घास पर पड़ी एक अजीब वस्तु पर पड़ी। ये एक बकरी का खून से लथपथ सिर था। सिर और शरीर के बाकी हिस्सों में ऐंठन हो रही थी और जमीन पर खून बह रहा था। लंच बॉक्स मेरे हाथ से छूट गया। मेरे पैर कांपने लगे। मेरी आवाज़ मेरे गले में फंस गई। अचानक सबरीना ने कहा, यह लागत प्रभावी बकरा नहीं था। ये लागत प्रभावी नहीं था और इसको पाल कर लगाने किए हुए पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया सबरीना? आप अहिंसा और पशु संरक्षण की पक्षधर थी। मुझे पता था कि मैं उस पर लगभग चिल्ला चुका था, लेकिन मैं वास्तव में उसी समय डर गया था। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बुरा है? तुम्हारे देश में लोग मांस खाते हैं, है ना? उसने अपना बचाव करने की कोशिश की। लेकिन तुमने इस छोटी सी बकरी को मार डाला है। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था इसका जन्म हुए। इसका अपराध क्या था? मैं लगभग चिल्लाया। ये हर दिन थोड़ी घास पर जिंदा रह सकता था। मैं जानता था कि मेरा तर्क सही नहीं था, लेकिन मैं उस दिन मूक दर्शक नहीं रहना चाहता था। हाँ, वो जी सकता था। वो बकरा था जो दूध नहीं देता। ये लागत प्रभावी नहीं है। मैं मदद नहीं कर सकी, मुझे इसे मारना था। सबरीना ने कहा। ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो असहाय थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी असहाय क्यों थी। मुझे उसके चेहरे पर अपराध बोध या शर्म का कोई निशान नहीं मिला। क्या ये वही सबरीना थी जो उस दिन उस नन्ही चिड़िया को बचाने की कोशिश में रोने की कगार पर थी? मेरे दिमाग में ये लागत प्रभावी नहीं था शब्द बजने लगे। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। अंदर आओ, हम इसके बारे में बात करेंगे। कृपया अंदर आए। आपने अपना लंच बॉक्स गिरा दिया। सबरीना ने मुझे अपने घर में जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तुरंत मुड़ा और अपनी कार में सवार हुआ। मैंने कार स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल दिया। मेरे दिमाग में ये लागत प्रभावी नहीं था शब्द गूंज रहे थे और छोटी बकरी का सिर मुझे सता रहा था। मैं 1 और सप्ताह के लिए अपने घर में रहा। मैंने उस घर को बदलने का फैसला किया। मुझे अपने विश्वविद्यालय के पास एक नया घर मिल गया और मैंने अपना सामान स्थानांतरित कर दिया। मैं सबरीना से फिर कभी नहीं मिलना चाहता था। अब आपको मालूम चल गया होगा कि मैंने ये कहानी आप लोगों तक क्यों पहुंचाई है। मैं ये प्रमाणित करना चाहता कि जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, वास्तव में वैसा होता नहीं है। क्योंकि उन लोगों के कई पक्ष ऐसे होते हैं जो वो आपसे छुपा कर ही रखते हैं, और जब वो पक्ष आपके सामने खुलकर आते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं और आपको बहुत अफसोस होता है कि आप उन लोगों को पहचान नहीं पाए थे, या फिर आपने उन लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको शायद अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तेदारी में, अपने ही पड़ोस में, अपने ही दफ्तर में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में आप सोचते हैं कि आप उनको पूरी तरह से जानते हैं, पर आप उनको नहीं जानते। जरा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।